नमस्कार। क्लास 11 बिजनेस स्टडी का आपका सेकेंड चैप्टर है बिजनेस फॉर्म्स। अपने बिजनेस अलग अलग प्रकार से होते हैं। अपने पिछले वीडियो के अंदर हमने सोल प्रोप्राइटरशिप को समझा था, एकल स्वामित्व व्यवसाय को समझा था। ऐसा बिजनेस जिसके अंतर्गत एक ही व्यक्ति पैसा लगाता है, वही उस बिजनेस को चलाता है और वही लाभ हानि प्राप्त करता है। आज के अपने इस क्लास के अंतर्गत अपन बिजनेस का सेकेंड फॉर्म संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, जिसको हम कह सकते हैं हिंदू अविभाजित परिवार। देखिए, एक ऐसी प्रणाली जो केवल भारत में अपनाई जाती है और व्यवसाय की सबसे प्राचीन और सबसे पुरानी तकनीक है। ये इस प्रणाली के अंतर्गत है, इस व्यवसाय के स्वरूप के अंतर्गत हिंदू विभाजित परिवार, हिंदू अविभाजित परिवार जिसको कहते हैं, एक संयुक्त परिवार जिसको कहा जाता है, जिसके अंतर्गत परिवार के सभी सदस्य उस व्यवसाय के हिस्सेदार माने जाते हैं, उस व्यवसाय के सदस्य माने जाते हैं। परिवार में जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है, कोई व्यक्ति ने, किसी भी बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेते ही वो व्यक्ति उस व्यवसाय का हिस्सेदार माना जाएगा, उस व्यवसाय का सदस्य माना जाता है। तो ऐसा बिजनेस जो भारतीय हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के से संचालित होने वाला ऐसा व्यवसाय, जिसके अंतर्गत परिवार का एक व्यक्ति जो सबसे बड़ा है वो उस बिजनेस का मुखिया कहलाता है, जिसको हम कर्ता कहते हैं, और बाकी के जितने भी सदस्य हैं, जो परिवार के बाकी जितने भी लोग हैं, वह इस व्यवसाय के सह समांसी कहलाएंगे। तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, अर्थ समझते हैं कि यह एक ऐसा व्यवसाय होता है जिसके अंतर्गत परिवार के सभी सदस्य मिलकर इस बिजनेस को संचालित करते हैं। परिवार का सदस्य मतलब जो व्यक्ति उस परिवार से संबंधित है, उस परिवार में उसने जन्म लिया है, जन्म लेते ही उस बिजनेस का वो पार्ट माना जाता है। बात करते हैं परिवार के सदस्यों के आधार पर भारत में इस व्यवसाय को दो अलग अलग प्रणालियों में बांटा गया है। एक आती है दाय भाग प्रणाली, एक है मिताक्षरा प्रणाली। पहले बात करते हैं दाय भाग प्रणाली। ऐसी प्रणाली जिसमें सह समांशी पुरुष एवं महिला दोनों होती है। सह समांशी का मतलब होता है व्यवसाय का सदस्य, सदस्य मतलब परिवार का जो भी सदस्य है वो व्यवसाय का सदस्य माना जाता है और उसी को हम सहसमांशी कहते हैं। तो दाय भाग का अर्थ होता है कि ऐसी प्रणाली जिसमें पुरुष एवं स्त्री दोनों ही सहसमांशी हो सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि व्यक्ति, आदमी और औरत, जो परिवार से संबंधित जो पुरुष है और महिलाएं हैं, वो दोनों ही उस व्यवसाय के पास हिस्सेदार माने जाते हैं। यह प्रणाली भारत में केवल पश्चिम बंगाल में है। भारत का एक स्टेट है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में ही इस प्रणाली को अपनाया जाता है, बाकी कहीं नहीं। नेक्स्ट, मिताक्षरा, जस्ट इसका उल्टा है। ऐसी प्रणाली जिसमें केवल पुरुष ही सहसमांशी होते हैं। यह वेस्ट बंगाल को छोड़कर, पश्चिम बंगाल को छोड़कर शेष भारत में इसको अपनाया जाता है। नेक्स्ट आता है हिंदू अविभाजित परिवार की विशेषताएं। देखिए, आपके सामने 5 विशेषताएं दे रखी है। सबसे पहला निर्माण, जो हिंदू अविभाजित परिवार का निर्माण है वो भारतीय हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार किया जाता है। साथ में एक परिवार के कम से कम 2 सदस्य जिनको उस परिवार की पैतृक संपत्ति का हिस्सा प्राप्त हो, वो इस बिजनेस का निर्माण कर सकते हैं। आप फिर से एक बार इसको समझिएगा कि किसी परिवार के 2 सदस्य जिन्हें पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त हुआ हो, वो इस प्रकार का व्यवसाय का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा है दायित्व। देखिए, इस प्रकार के बिजनेस में जो कर्ता होता है, कर्ता का मतलब बिजनेस का मुखिया, जो घर का सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होगा, सबसे बड़ी उम्र दराज व्यक्ति होता है, उसका असीमित दायित्व होता है। मतलब बिजनेस से रिलेटेड सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके अकेले की होती है, बाकी सदस्यों द्वारा उनके खरीदे गए अंशों तक उनकी सीमित दायित्व होता है। नेक्स्ट, नियंत्रण, पूरे बिजनेस पर कंट्रोल कर्ता का होता है। जो आपका मुखिया होगा वही उस पर कंट्रोल करता है, वही नियंत्रण करता है। उसके द्वारा दिया गया कोई भी डिसीजन है तो बाकी सबको मानना ही पड़ता है, कंपल्सरी है। निरंतरता, ये देखो बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलता है, ये कभी अंत। नियंत्रण के बाद निरंतरता, निरंतरता यानी रेगुलरिटी। जो इस परिवार के सदस्य हैं वो ही इस व्यवसाय के सदस्य माने जाते हैं। कंटिन्यूटी रहती है। कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि यदि कर्ता एब्सेंस भी है तो उसके पीछे दूसरे जो व्यक्ति है वो सारे उसको काम कर सकते हैं। दूसरी बात कि जैसे ही कर्ता, जो सबसे ज़्यादा उम्र का व्यक्ति है, यदि किसी कारणवश
वो बिजनेस नहीं संभाल पा रहा है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उत्तराधिकारी के आधार पर दूसरा व्यक्ति को कर्ता बना दिया जाता है। मतलब ये अंत नहीं होता है, कंटिन्यू चलता रहता है। नेक्स्ट, नाबालिग सदस्य। देखिए, नाबालिग सदस्य का मतलब होता है कि पहले तो हम समझते हैं नाबालिग क्या होता है। तो वह व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है उसे माइनर पर्सन कहता है। माइनर पर्सन भी इस बिजनेस का एक सदस्य माना जाता है। कैसे होगा? क्योंकि जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेता है, किसी बच्चे ने परिवार में जन्म लिया, जन्म लेते ही उस बिजनेस का सदस्य मान लिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के बिजनेस के अंदर एक माइनर मेंबर भी होता है, नाबालिग सदस्य भी होता है। बात आती है गुण। इसकी कुछ क्वालिटी है, जैसे प्रभावशाली नियंत्रण। प्रभावशाली नियंत्रण का मतलब होता है कि इस बिजनेस के अंतर्गत एक मुखिया होगा और मुखिया की उम्र सबसे अधिक होती है, उसका परिवार ही होता है उसको चलाने वाला, तो उसके द्वारा कहा गया हर एक बात बहुत ही स्ट्रिक्टली उसको फॉलो किया जाता है। तो जब किसी व्यक्ति की बात को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो रिजल्ट भी उसका अच्छा मिलता है। स्थायित्व। देखिए, एक लॉन्ग टर्म तक चलने वाला बिजनेस है, एक फिक्स नेचर का होता है, कभी इसका अंत नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कर्ता जो चला रहा है, यदि उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो दूसरा व्यक्ति बन जाएगा। आगे ये कंटिन्यूटी रहता है। जैसे सोल प्रोप्राइटर में हमने समझा था कि जो बिजनेस ऑपरेट करता है, यदि कारणवश उसकी डेथ हो जाती है तो बिजनेस वही समाप्त हो जाता था, लेकिन ये नहीं होगा। सदस्यों का सीमित दायित्व। जो इसके स्थापनाकर्ता के अलावा बाकी के जो लोग हैं, जो जिन्हें हम सहसमांशी बोलते हैं, उनका एक लिमिटेड लायबिलिटी होता है। उनका जो फिक्स काम है उनका वही उन्हें पूरा करना होता है। लास्ट, निष्ठा एवं सहयोग में वृद्धि। देखिए, बिजनेस निष्ठापूर्वक किया जाता है, ईमानदारी से किया जाता है, क्योंकि एक स्वाभाविक सी बात है, जब खुद का बिजनेस है, अपना घर का बिजनेस है, तो वो हर व्यक्ति मन से काम करता है, क्योंकि वो जितना काम कर रहा है अपने खुद के लिए कर रहा है, और उसको जो उससे सुपीरियर पर्सन है उनको फॉलो करने में उसे दिक्कत नहीं आती है। कारण ये है कि उसके या तो कोई दादाजी होंगे, पिताजी होंगे, चाचा जी होंगे, ताऊ जी होंगे, मतलब सब परिवार के सदस्य हैं, तो उन्हें वो आसानी से फॉलो भी कर सकता है और उन्हें समझ भी सकता है। नेक्स्ट, दोष भी है, क्योंकि कल भी हमने समझा था, आज भी हम बात करते हैं कि जहाँ गुण होंगे तो दोष भी होगा, जहाँ अच्छाइयाँ हैं तो कमियाँ जरूर होती है। तो इस प्रकार के बिजनेस की कुछ कमियाँ भी हैं। पहली कमी, सीमित साधन। देखिए, एक परिवार ही मिलकर काम करता है, जो पैतृक संपत्ति है उसी का उपयोग किया जाता है और उन्होंने जितना कमाया वही वहाँ लगाया जाता है। मैंने कहने का मतलब लिमिटेड सोर्सेज होते हैं, कहीं पैसा बाहर से नहीं आता है, अपना खुद का ही पैसा आपको लगाना है। जो प्रॉफिट होता है वो अपने पास ही रहता है, अपने अंदर ही वो इन्वेस्ट होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लिमिटेड सोर्सेज होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है कर्ता का असीमित दायित्व। जो करता होगा, जो बिजनेस को ऑपरेट करने वाला है, उसका अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, हर किसी प्रकार की सारी जिम्मेदारियां उसी के ऊपर रहती है, तो एक प्रकार से इसको दोष माना जाता है। कर्ता का प्रभुत्व। देखिए, घर के अंदर जो सबसे बड़ा मुखिया व्यक्ति है उसी का ही बिजनेस में उसका प्रभुत्व होता है। मतलब कोई व्यक्ति अपने मन से कोई दूसरा काम नहीं कर सकता है, वो जो कहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। सीमित प्रबंध कौशल। जो मैनेजमेंट होता है वो एक लिमिटेड होगा, मैनेजमेंट स्किल लिमिटेड होगी, क्योंकि जो बड़ा व्यक्ति है, घर का बड़ा व्यक्ति, वही करेगा, क्योंकि जरूरी तो है नहीं कि सारे व्यक्तियों के पास मैनेजमेंट की क्वालिटी हो सकता है कि किसी परिवार का जो सबसे मुखिया, मान लीजिए दादाजी है, दादाजी अच्छे ढंग से बिजनेस चला रहे थे, उसके 4 पुत्र हैं, सबसे बड़ा वाला व्यक्ति यदि मान लीजिए यदि परफेक्ट नहीं है, फिर भी उसी को कर्ता बनाना पड़ता है, क्योंकि उम्र वो सबसे बड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बिजनेस थोड़ा सा अनसक्सेस हो सकता है। तो ये थे आपके कुछ कमियां, दोष, गुण, विशेषता और अर्थ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार की समस्या रहती है आप हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।